सब्सक्राइब कीजिए मित्तल्स एजुकेशन पॉइंट, एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। So hello guys, this is me Dr. Sahil Mittal and you are watching Mittal's Education Point. So in today's video lecture, we are going to discuss about wrist complex, which is the most important topic of our human body biomechanics as well as human anatomy. So let's get started. तो रिस्ट कॉम्प्लेक्स सबसे पहले हमें कॉम्प्लेक्स और जॉइंट में डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे हमने कह दिया एल्बो जॉइंट और एक होता है एल्बो कॉम्प्लेक्स, या शोल्डर जॉइंट शोल्डर कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स और जॉइंट में डिफरेंस क्या होता है? अगर हम सिंपल एक जॉइंट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं हम शोल्डर जॉइंट का, तो शोल्डर जॉइंट का मतलब है कि उस एरिया में सिर्फ एक जॉइंट आ रहा है। और अगर वही हमने कहा है शोल्डर कॉम्प्लेक्स, तो शोल्डर कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि वहां पे काफी सारे जॉइंट्स का एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, तो वो हमारा शोल्डर कॉम्प्लेक्स में आता है। तो मेनली जब हम शोल्डर जॉइंट की बात करते हैं तो वहां पे हमारा ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट जो होता है उसको हम मेनली रेफर करते हैं। और अगर हम शोल्डर कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो वहां पे हमारा ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट, स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट जॉइंट्स देखने को मिलते हैं। ऐसे ही अगर हम रिस्ट कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो रिस्ट कॉम्प्लेक्स में मेनली हमारे दो जॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। पहला होता है रेडियो कार्पल जॉइंट और दूसरा होता है हमारा मिड कार्पल जॉइंट। तो रिस्ट कॉम्प्लेक्स का मतलब दो जॉइंट या दो से ज्यादा जॉइंट। तो कॉम्प्लेक्स में हमारे कौन से दो जॉइंट आ रहा है रिस्ट कॉम्प्लेक्स में? दैट इज रेडियो कार्पल जॉइंट एंड मिड कार्पल जॉइंट। तो अब इसके अंदर हमारी कौन कौन सी बोन्स हमारे रिस्ट कॉम्प्लेक्स को बनाने में हेल्प करती है? तो मेनली हमारी रेडियस एंड अल्ना का जो डिस्टल पार्ट होता है। प्रोक्सिमल और डिस्टल क्या होता है? प्रोक्सिमल जो हमारी बॉडी के करीब होता है और डिस्टल जो हमारी बॉडी से दूर जाता है। तो जैसे जैसे हम हमारी फिंगर्स की तरफ आते रहेंगे वो हमारा डिस्टल पार्ट होगा, और जैसे जैसे हम हमारे शोल्डर की तरफ जाते रहेंगे वो हमारा प्रोक्सिमल पार्ट होगा। तो मेनली जो हमारी रेडियस एंड अल्ना का जो डिस्टल पार्ट होता है वो इसके अंदर मेनली आर्टिकुलेट करने में हेल्प करता है, साथ साथ में जो हमारी कार्पल बोन्स होती है। अब काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कार्पल बोन्स का नाम याद नहीं रहता, या कार्पल बोन्स और टार्सल बोन्स में क्या डिफरेंस होता है वो याद नहीं रहता। तो एक्चुअली जो कार्पल बोन्स होते हैं वो हमारी अपर लिम्ब में होती है, और जो टार्सल बोन्स होती है वो हमारी लोअर लिम्ब के अंदर होती है। अब जो कार्पल बोन्स होती है इसके अंदर मेनली हमारी 8 बोन्स आती है। दैट इज, इसको सबसे पहले निमोनिक याद करना होगा आपको। तो कार्पल बोन्स का निमोनिक क्या होता है? शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। तो शी लुक्स टू प्रिटी का मतलब क्या होता है? स्कैफोइड, लुनेट, ट्राइकोड्रम, पेसिफॉर्म। शी लुक्स टू प्रिटी। ट्राई टू कैच हर का मतलब ट्रेपीजियम, ट्रेपीजोइड, कैपिटेट एंड हैमिड। तो ये मेनली 8 बोन्स होती है जो कि मेनली हमारी कार्पल बोन्स बनाने में हेल्प करती है। तो अगर आपको ये बोन्स डायरेक्ट नाम याद ना रहे तो आप निमोनिक याद कर सकते हैं, शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। ये 8 बोन्स मेनली हमारी क्या होती है? रिस्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर इंक्लूड होती है। तो हमारी कौन कौन सी कार्पल बोन्स, जो रेडियस और अल्ना का हमारा जो डिस्टल पार्ट होता है वो मेनली हमारा रिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाने में हेल्प करता है। अब रिस्ट कॉम्प्लेक्स में मेनली हमारे दो टाइप के जॉइंट आते हैं, दैट इज रेडियो कार्पल जॉइंट एंड मिड कार्पल जॉइंट। कौन से? रेडियो कार्पल जॉइंट एंड मिड कार्पल जॉइंट। अब आप पूछेंगे कि सर अल्ना भी तो होती है, तो इसके अंदर अल्ना क्यों नहीं है? तो जो अल्ना होती है, अल्ना हमारी डायरेक्ट कार्पल बोन्स के साथ में कॉन्टैक्ट नहीं करती। अल्ना हमारी रेडियस के ऊपर कॉन्टैक्ट करती है। रेडियस के ऊपर क्या पाया जाता है? अल्ना के लिए अल्नर नोच पाई जाती है, जहाँ पे जो अल्ना होती है वो अटैच करती है। और साथ साथ में वो हमारा TFCC, ट्रांसवर्स फाइब्रोकार्टिलेजिनस कॉम्प्लेक्स, एक डिस्क होती है जिसके बारे में हम सेपरेट एक लेक्चर बनाएंगे। तो जो TFCC होती है अल्ना उससे कॉन्टैक्ट करती है, और जो फिर TFCC होती है वो हमारी क्या होती है? कार्पल बोन से अटैच होती है। तो मेनली ये TFCC में क्या होता है? एक आर्टिकुलर डिस्क होती है। तो अल्ना और जो कार्पल बोन्स के बीच में हमारी एक आर्टिकुलर डिस्क देखने को मिलती है, इसलिए इसके अंदर हम अल्ना नहीं लेते। तो मेनली दो जॉइंट इसके अंदर आते हैं, दैट इज रेडियो कार्पल जॉइंट एंड मिड कार्पल जॉइंट। हाँ, अगर आप रिस्ट कॉम्प्लेक्स की आर्टिकुलेशन में बोन्स की बात करोगे, कौन कौन सी बोन्स रिस्ट कॉम्प्लेक्स को बनाने में हेल्प करती है, तो वो हमारी रेडियस, अल्ना एंड कार्पल बोन्स। बट जो दो जॉइंट आते हैं वो हमारे कौन से? रेडियो कार्पल जॉइंट एंड मिड कार्पल जॉइंट। तो रेडियो कार्पल जॉइंट का मतलब क्या है? कि जो हमारे रेडियस और कार्पल्स, मतलब रेडियस और कार्पल्स के बीच में जो जॉइंट बन रहा है वो हमारा रेडियो कार्पल जॉइंट है। और जो हमारे कार्पल्स, अब कार्पल क्या होती है? दो लाइन में होती है, चार एक तरफ चार एक तरफ, ठीक है। जो हमारा हम बात करें जो स्कैफोइड होती है, स्कैफोइड हमारी प्रोक्सिमल साइड में होती है, और जो ट्रेपीजियम होती है वो हमारी क्या होती है? डिस्टल साइड में होती है। तो चार आगे और चार पीछे, ऐसे हमारी जो कार्पल बोन्स है वो अटैच होती है। तो हमारा जो मिड कार्पल जॉइंट है वो क्या होता है? इन कार्पल बोन्स के बीच में जो जॉइंट बनता है वो हमारा मिड कार्पल जॉइंट होता है, ठीक है। देन हम यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू अगर देखें, डायग्राम के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारी कौन सी है? ये हमारी रेडियस है एंड दिस इज आर अल्ना, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारी क्या अल्ना डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं कर रही है, अल्ना के बीच में ये देखिए यहाँ पे हमारी क्या पाई जा रही है, आर्टिकुलर डिस्क पाई जा रही है। तो रेडियस तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर रही है हमारे यहाँ पे, पर जो अल्ना है अल्ना आर्टिकुलर डिस्क के थ्रू कर रही है। और यहाँ पे जो ये हमारा क्या है डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट, मतलब रेडियस से जो अल्ना अटैच है ये हमारा क्या है डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट है। ये अलग, ये हमारे एल्बो कॉम्प्लेक्स में आता है। मेनली जो प्रोक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट होता है ये हमारे एल्बो कॉम्प्लेक्स में इंक्लूड होता है, रिस्ट कॉम्प्लेक्स में इंक्लूड नहीं होता। रिस्ट कॉम्प्लेक्स में सिर्फ हमारे दो जॉइंट पाए जा रहे हैं, जो कि हमारे रेडियस और जो हमारी कार्पल बोन्स होती है, इनके बीच में ये जो हमारा रेडियो कार्पल जॉइंट है ये मेनली हमारा आता है। और जो ये हमारा कार्पल्स के बीच में जो हमारे ये वाला जॉइंट देखने को मिलता है ये हमारा क्या है, ये हमारा मिड कार्पल जॉइंट है। तो अभी कार्पल्स की आप वो देखिए फॉर्मेशन देखिए कैसे है। सबसे पहले जो हमारा थंब साइड होता है, थंब के साइड पे जो प्रोक्सिमली जो बोन होती है कार्पल वो होती है स्कैफोइड, और स्कैफोइड के जस्ट आगे जो डिस्टल बोन होती है वो होती है ट्रेपीजियम। मतलब थंब साइड में सबसे पहले हमारी ट्रेपीजियम हमारी और प्रोक्सिमल साइड में उसके स्कैफोइड है। तो मेनली हमारी 8 कार्पल बोन है, स्कैफोइड, ड्यूनेट, ट्राइकोड्रोम, ट्रेपीजियम, ट्रेपेजोइड, कैपिटेट एंड हेमिट। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे पिसी फॉर्म नहीं दिख रही, तो पिसी फॉर्म जो बोन होती है ये हमारी मिड कार्पल जॉइंट को बनाने में हेल्प नहीं करती। पिसी फॉर्म बोन मेनली क्या होती है ट्राइकोड्रोम के साथ ही अटैच होती है और ये मिड कार्पल जॉइंट को फॉर्म करने में भी हेल्प नहीं करती। पिसी फॉर्म जो बोन होती है उसका एक मेन फंक्शन होता है, वो एक पुली की तरह एक्ट करती है। अब आप कहेंगे सर पुली क्या होती है, इसके लिए भी एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे, पर पहले पुली को थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो पुली होती है वो क्या करती है, वो फोर्स को मतलब किसी भी मूवमेंट को कराने में हमें कितनी फोर्स की जरूरत होती है उसमें हेल्प करती है। मतलब हमें एक मूवमेंट को कराने में अगर 20 न्यूटन की जरूरत पड़ रही है तो वहां पे हमारा 10 न्यूटन से भी काम चल सकता है। तो मतलब पुली क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज देने का काम करती है। तो जो पायरीफॉर्म जो हमारी पीसीफॉर्म बोन होती है, पीसीफॉर्म जो बोन है, पीसीफॉर्म हमारे एक मैकेनिकल पुली की तरह काम करती है बॉडी के अंदर। ये जो पुली होती है ये क्या करती है, ये फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस का जो टेंडन होता है उसको डेविएट कर देती है। अब कोई भी पुली अगर किसी मसल के टेंडन को डेविएट कर रही है तो वो उसकी मोमेंट आर्म को इंक्रीज कर देती है। मोमेंट आर्म इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, उस मसल का जो एंगल ऑफ पुल है वो बढ़ जाता है और फोर्स जनरेशन कैपेसिटी क्या होती है उस मसल की ज्यादा हो जाती है। तो मेनली ये जो हमारी पीसीफॉर्म होती है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती, वो एक पुली की तरह काम करती है। तो ये मेनली हमारी क्या है आर्टिकुलेशन में बोन्स एंड जॉइंट्स है जो कि हमारे रिस्ट कॉम्प्लेक्स को बनाने में हेल्प करते हैं। देन हमारे इसके बाद में आता है ये जो हमारा रिस्ट कॉम्प्लेक्स होता है ये मेनली बाई एक्सियल मोशन होते हैं। यहाँ पे बाई एक्सियल का मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ दो टाइप के मोशन देखने को मिलते हैं, एक होता है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एंड एक होता है अल्नर एंड रेडियल डेविएशन। तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन आपको एक्सिस एंड प्लेन पता होने चाहिए इसके। जो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन होती है वो हमारी सजाइटल प्लेन एंड कोरोनल एक्सिस में होती है। कोई भी मूवमेंट प्लेन्स के पैरेलल होती है और एक्सिस के क्या होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन सजाइटल प्लेन, कोरोनल एक्सिस। कोरोनल एक्सिस को आप ट्रांसवर्स एक्सिस भी कह सकते हैं। और जो दूसरी होती है वो होती है अल्नर एंड रेडियल डेविएशन। अल्नर एंड रेडियल डेविएशन, तो जो अल्नर और रेडियल डेविएशन होते हैं ये मेनली हमारी एबडक्शन एडक्शन की तरह होती है। तो ये फ्रंटल प्लेन और एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर मेनली देखने को मिलती है। अब इसके अंदर जो अल्नार डेविएशन होती है वो ज्यादा होती है और रेडियल डेविएशन मेनली कम होती है। देन हमारे इसके बाद हम सबसे पहला जो जॉइंट होता है वो होता है रेडियो कार्पल जॉइंट, जो कि रेडियस और कार्पल के बीच में बनता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा रेडियो कार्पल जॉइंट होता है, किसी भी कोई भी हमारा जॉइंट बन रहा है बॉडी में तो उसके लिए हमारी दो बोन्स की तो कम से कम जरूरत होती है। तो दो बोन्स की जरूरत हो रही है तो उसका मतलब क्या है, एक तो प्रोक्सिमल सरफेस होगा, एक डिस्टल सरफेस होगा उसके अंदर, और दोनों पे क्या होंगे, दोनों पे अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो जो हमारा रेडियो कार्पल जॉइंट होता है ये भी उसके भी दो सरफेस होते हैं, एक तो प्रोक्सिमल होता है और एक डिस्टल सरफेस होता है। दैट इज प्रोक्सिमल रेडियो कार्पल सरफेस एंड डिस्टल रेडियो कार्पल सरफेस। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोक्सिमल रेडियो कार्पल सरफेस की। तो जो प्रोक्सिमल रेडियो कार्पल सरफेस होता है वो मैंने बताया आपको, प्रोक्सिमल में हमारा क्या आता है रेडियस एंड अल्ना। इस डायग्राम के थ्रू अगर हम देखें तो ये हमारा ये जो है ये हमारा क्या है प्रोक्सिमल सरफेस है, और जो ये है ये हमारा क्या है, ये हमारा डिस्टल सरफेस है। तो जो प्रोक्सिमल सरफेस है, प्रोक्सिमल सरफेस में हमारी क्या आ रही है, रेडियस आ रही है और अल्ना आ रही है। अब मैंने आपको बताया अल्ना तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर नहीं रही यहाँ पे कार्पल बोन से, इसके बीच में टीएफसीसी पाया जा रहा है, ट्रांसवर्स फाइब्रोकार्टिलेजिनस कॉम्प्लेक्स। तो जो टीएफसीसी होता है वो हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो प्रोक्सिमल सरफेस होते हैं इसके अंदर हमारा क्या आता है, एक तो होती है रेडियस और एक होती है हमारी टीएफसीसी। तो ये हमारी क्या है, रेडियस एंड टीएफसीसी। अब टीएफसीसी को हम क्या कहते हैं, रेडियो अल्नार डिस्क भी कहते हैं, आर्टिकुलेटिंग डिस्क भी कहते हैं। तो जो हमारी रेडियस होती है, रेडियस किससे अटैच होती है, अब आप देखिए सबसे पहले जो रेडियस होती है वो बाइकॉनकेव होती है। अभी अगर हम इस डायग्राम से देखें, दिस वन ये लगा के चलिए, ये हमारी रेडियस है। अब ये हमारा एक तो ये सरफेस है इसका ये, और एक रेडियस का ये रहा सरफेस, ठीक है। कलर दूसरा लेके चलते हैं, दैट इज ये। तो हमारा रेडियस का एक सरफेस तो यहाँ पे है और एक सरफेस यहाँ पे है। तो जो हमारा ये बाहर की तरफ है
और एक ये अंदर की तरफ सरफेस है। तो रेडियस हमारी किन दो बोन से अटैच होती है, एक तो स्कैफोइड से अटैच होती है और एक ल्यूनेट से अटैच होती है। ठीक है, तो अब हमारा देखिए जो हमारी, अगर हम कार्पल बोन्स को वापस से बताएं तो कार्पल बोन्स में हमारी 8 बोन आती है, स्कैफोइड, ल्यूनेट, ट्राइकोड्रम एंड पिसिफोम। तो जो हमारी स्कैफोइड और ल्यूनेट होते हैं वो मेनली हमारी थंब की साइड होती है, रेडियस की साइड होती है, और ट्रेपीजियम भी हमारी रेडियस की साइड ही होती है। ट्रेपीजियम डिस्टल होती है और जो स्कैफोइड होती है वो हमारी प्रोक्सिमल होती है। तो जो रेडियस होता है, रेडियस मेनली एक तो स्कैफोइड से अटैच होता है और एक होता है ल्यूनेट से अटैच। वहीं पे अगर हम टीएफसीसी की बात करते हो तो टीएफसीसी मेनली लिटिल फिंगर की साइड होती है, अल्ना की साइड होती है। तो यहाँ पे मैंने पिसिफॉर्म तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि पिसिफॉर्म क्या है, ट्राइकोड्रम से अटैच है। तो जो हमारी अल्ना होती है, अल्ना किससे अटैच होती है, अल्ना ल्यूनेट से अटैच होती है। ये हमारा अल्ना ल्यूनेट के साथ में अटैच हो रही है, और यहाँ पे जो हमारी अल्ना है वो ट्राइकोड्रम के साथ में अटैच हो रही है। अल्ना नहीं, यहाँ पे टीएफसीसी कह सकते हैं आप। तो जो हमारी यहाँ पे टीएफसीसी है, ट्रांसवर्स फाइब्रोकार्टिलेजिनस कॉम्प्लेक्स, वो एक तो ल्यूनेट के साथ में अटैच होता है और एक हमारा ट्राइकोड्रम के साथ में मेनली क्या है, अटैच होता है। देन हम बात करते हैं टीएफसीसी, ये मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया यहाँ पे। तो ये हमारी स्कैफोइड है, दिस इज आर ल्यूनेट एंड दिस इज आर ट्राइकोड्रम। तो जो रेडियस है, रेडियस मेनली कहाँ पे अटैच हो रहा है, स्कैफोइड के साथ में और ल्यूनेट के साथ में। देन जो अल्ना है, अल्ना हमारी ल्यूनेट के साथ में अटैच हो रही है और साथ साथ में हमारे ट्राइकोड्रम के साथ में भी अटैच हो रही है। अब यहाँ पे हमारे एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पाया जाता है। तो जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है वो 22 टू 23 डिग्रीज हमें देखने को मिलता है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मेनली क्या होता है, जो हमारी रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस होती है और जो अल्नर स्टाइलॉइड प्रोसेस होती है मेनली उनके थ्रू देखने को मिलता है। हमारी रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस से एक आप लाइन प्लेन लेके जाएंगे और एक हमारी जो अल्नर स्टाइलॉइड प्रोसेस होती है उनके बीच में, तो ये जो हमारा ये एंगल बनता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखने को मिलता है, जो कि 22 से लेके 23 डिग्री तक देखने को मिलता है। देन हम इसके बारे में बात करते हैं डिस्टल रेडियोकार्पल। हमने प्रोक्सिमल की कंप्लीट बात कर ली, प्रोक्सिमल का जो रेडियोकार्पल जॉइंट होते हैं उनके सरफेस की बात कर ली। देन हम बात करते हैं डिस्टल रेडियोकार्पल जॉइंट की। डिस्टल रेडियोकार्पल जो सरफेस होता है, यहाँ पे हमारी कार्पल बोन्स आती है। अब कार्पल बोन्स कौन कौन से होती है, हमारी स्कैफोइड, ल्यूनेट, ट्राइकोड्रम एंड पिसिफॉर्म। शी लुक्स टू प्रिटी, स्कैफोइड, ल्यूनेट, ट्राइकोड्रम एंड पिसिफॉर्म। तो यहाँ पे जो हमारा रेडियस था वो किससे अटैच था, स्कैफोइड से, ल्यूनेट से, और जो टीएफसीसी है वो किससे अटैच था, ल्यूनेट से और ट्राइकोड्रम से। अब पिसिफॉर्म क्या कर रही थी, पिसिफॉर्म मैंने आपको बताया था जो फ्लेक्सर कार्पल अल्नैरिस होती है उसकी मोमेंट हमको इंक्रीज करने में हेल्प करती है, एज अ बॉडी की पुली काम करती है ये। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा टीएफसीसी होते हैं, टीएफसीसी के अंदर हमारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे कि एक्सटेंसर कार्पल अल्नैरिस, मेनिस्कस होमोलोगस, अल्नोल्यूनेट एंड अल्नोट्राइकोड्रल लिगामेंट, वोलर एंड डोर्सल रेडियोल्नर लिगामेंट। तो इसके बारे में हम कंप्लीट एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि टीएफसीसी का है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी आप यहाँ पे सिर्फ इनके नाम याद कर लीजिए, पिसिफॉर्म का काम याद कर लीजिए, एक पुली की तरह एक्ट करती है। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में देखने को मिलता है कि कौन सी जो बोन है वो पुली की तरह एक्ट करती है, तो पिसिफॉर्म में वहां पे हमारा एक एग्जाम्पल आ सकता है। और ये क्या होती है, हमारी सिस्मोइड बोन होती है साथ में। देन हम इसके बारे में बात करते हैं अल्नार वेरिएंस। अब हमारा क्या होता है, हमने इसके सरफेस की बात कर ली कि रेडियो कार्पल जो जॉइंट होता है उसके अंदर हमारे प्रोक्सिमल एंड डिस्टल सरफेस कौन कौन से होते हैं। देन हम बात करते हैं यहाँ पे अल्नार वेरिएंस क्या होता है। अल्नार वेरिएंस मेनली हमारे आप डिफॉर्मिटी कह सकते हैं। तो इसके अंदर मेनली क्या होता है, जो अल्ना की हाइट होती है वो छोटी और बड़ी देखने को मिल सकती है। तो जो अल्नार वेरिएंस होता है, अल्नार वेरिएंस मेनली दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा पॉजिटिव अल्नार वेरिएंस और एक होता है हमारा नेगेटिव अल्नार वेरिएंस। पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव अल्नार वेरिएंस की। पॉजिटिव अल्नार वेरिएंस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव अल्नार वेरिएंस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव अल्नार वेरिएंस में जो अल्ना होती है, अल्ना क्या करती है, थोड़ी एक्स्ट्रा डिस्टल साइड में बड़ी हो जाती है। मतलब जो हमारा थंब है, जो हमारी लिटिल फिंगर है या जो हैंड है, हैंड की साइड में जो अल्ना होती है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। अब उस अल्ना के बड़े होने की वजह से क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो अल्ना होती है, अल्ना और जो कार्पल बोन्स होती है उनके बीच में हमारा टीएफसीसी पाया जाता है, ट्रांसवर्स फाइब्रस कार्टिलेजिनस कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। तो अगर अल्ना हमारी डिस्टल साइड में बड़ी हो जाती है तो वहां पे जो हमारा टीएफसीसी है, ट्रांसवर्स फाइब्रो कार्टिलेजिनस कॉम्प्लेक्स, वो कंप्रेस हो जाता है, वो इंपिंज हो जाता है। तो उसके ऊपर दबाव बनेगा, उसकी वजह से क्या होगा, जो टीएफसीसी होगा वो नॉर्मल साइज से थोड़ा ज्यादा पतला हो जाएगा। साथ साथ में जब हम सुपिनेशन या प्रोनेशन करेंगे, क्योंकि जब हम प्रोनेशन करते हैं तो जो हमारी डिस्टल अल्ना होती है वो लेटरल साइड में जाती है। तो जब हम प्रोनेशन करते हैं तो या सुपिनेशन करते हैं उस टाइम में हमें क्या है, हमारी मूवमेंट के अंदर पेन देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ में क्या होता है, वहां पे अब अल्ना बड़ी हो गई तो वहां पे स्ट्रेस आएगा रेडियस पे भी, तो वहां पे रेडियस का फ्रैक्चर भी देखने को मिल सकता है। तो इसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव अल्नार वेरिएंस में जो अल्ना होती है वो डिस्टल साइड में बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से टीएफसीसी पतली हो जाती है, उसके ऊपर इंपिंजमेंट आ जाता है और साथ साथ में पेन देखने को मिलता है सुपिनेशन एंड प्रोनेशन में। साथ में यहाँ पे रेडियस का फ्रैक्चर भी हो सकता है। देन हमारे इसके बाद में आता है नेगेटिव अल्नार वेरिएंस। तो जो नेगेटिव अल्नार वेरिएंस होता है, इसके अंदर क्या होता है, डिस्टल साइड में जो हमारी अल्ना होती है वो छोटी हो जाती है। ठीक है, डिस्टल साइड में अल्ना मेनली छोटी हो जाती है।
तो अब अगर हमारी डिस्टल साइड में जो अल्ना है वो छोटी हो गई तो इससे क्या इम्पैक्ट आएगा। अगर हमारी डिस्टल साइड में अल्ना छोटी हो जाती है तो यहाँ पे जो टीएफसीसी है वो थिक हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो प्रेशर है वो कम है। साथ साथ में जो हमारा रेडियो कार्पल जॉइंट है उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा आएगा, क्योंकि अब अल्ना है, अल्ना क्या कर रही है, अल्ना टीएफसीसी पे फोर्स वो कर रही थी, देन टीएफसीसी हमसे हमारे आगे आ रहा था। तो इससे क्या होता है कि जो अल्ना होती है, अल्ना कॉन्टैक्ट में उतना नहीं है टीएफसीसी के साथ में, तो जो हमारा पूरा फोर्स आएगा वो हमारा रेडियो कार्पल जॉइंट पे आएगा, रेडियस पे आएगा। अब इसकी वजह से क्या हो सकता है, रेडियस के हेड का डिजनरेशन हो सकता है। साथ साथ में रेडियस किससे अटैच थी, स्कैफोइड से और ल्यूनेट से। तो जो ल्यूनेट होता है, ल्यूनेट का भी यहाँ पे एवेस्कुलर नेक्रोसिस हमें देखने को मिल सकता है। तो नेगेटिव अल्नार वेरिएंस में भी अल्ना क्या हो रही है, छोटी हो रही है, तो वहाँ पे टीएफसीसी बड़ा हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे रेडियस पे प्रेशर आ रहा है, हमारी कार्पल बोन्स पे प्रेशर आ रहा है, तो ल्यूनेट का एवेस्कुलर नेक्रोसिस देखने को मिलता है। और रेडियस जो होती है, रेडियस की डिजनरेशन भी हमें क्या होती है, देखने को मिलती है। तो ये बात करी हमने हमारी पॉजिटिव एंड नेगेटिव अल्नार वेरिएंस की। डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो अगर जो हमारी पॉजिटिव अल्नार वेरिएंस होती है, इसके अंदर जो अल्ना है वो एक नॉर्मल साइज थोड़ी ज्यादा एक्स्ट्रा बड़ी हो गई, जिसकी वजह से जो यहाँ पे टीएफसीसी है, टीएफसीसी हमारा इंपिंज हो गया और सुपिनेशन एंड प्रोनेशन में दिक्कत आ रही है। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव अल्नार वेरिएंस की बात करें तो जो अल्ना है वो एक नॉर्मल साइज से क्या होगी, छोटी हो गई, जिसकी वजह से क्या होती है, वहाँ पे जो टीएफसीसी होता है वो थिक हो जाता है। और साथ साथ में यहाँ पे जो ल्यूनेट है, ल्यूनेट की एवेस्कुलर नेक्रोसिस देखने को मिलती है और रेडियस का डिजनरेशन देखने को मिलता है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस क्या होता है, अगर किसी भी बोन के पास में जो वेस्कुलर सप्लाई है उसकी कमी आ जाए, किसी भी बोन के पास में वेस्कुलर सप्लाई की कमी हो जाए, तो वो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या होता है, उसके सेल्स डेड करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो मेनली हमारा एवेस्कुलर नेक्रोसिस होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है ये होता है हमारा मिड कार्पल जॉइंट। तो एग्जैक्टली मिड कार्पल जॉइंट क्या होता है, मिड कार्पल जॉइंट का मतलब क्या है, जो हमारी कार्पल बोन्स है, कार्पल बोन्स के बीच में जो जॉइंट बनता है वो हमारा मिड कार्पल जॉइंट होता है। इसको हम डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारी रेडियस है, ये हमारी अल्ना है, ठीक है। अब ये हमारी जितनी आपको यहाँ पे ये जो जितनी भी बोन्स दिख रही है, ये हमारी क्या है, कार्पल बोन्स है। अब कार्पल बोन्स ये हमारा क्या है, ये हमारा थंब है, ठीक है। थंब के साइड में हमारी स्कैफोइड बोन, स्कैफोइड दैट इज हमारा ल्यूनेट, दैट इज ट्राइकोड्रम, दैट इज पिसिफॉर्म, देन दिस इज ट्रेपीजियम, दिस इज ट्रेपेजॉइड, दिस इज कैपिटेट एंड दिस इज हैममेट। तो जो हमारा ये जॉइंट है, अभी मैं इसको एक डिफरेंट कलर से डेनोट करूंगा, ये तो जो हमारा ये वाला जॉइंट है, ये दिस वन, ये जो अभी मैं डोनेट कर रहा हूँ, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, ये जो जॉइंट है ये हमारा क्या होता है, ये जो मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ किया है ये हमारा है मिड कार्पल जॉइंट। मतलब दो जो हमारी कार्पल की लाइन है, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट बन रहा है वो हमारा क्या है, मिड कार्पल जॉइंट है। तो मिड कार्पल जॉइंट किसके बीच में बनता है, जो हमारी प्रोक्सिमल कार्पल बोन्स होती है, दैट इज स्कैफोइड, ल्यूनेट, ट्राइकोड्रम एंड पिसिफॉर्म। और जो पिसिफॉर्म को आप बाहर निकाल सकते हैं, पिसिफॉर्म के इंक्लूड नहीं करते इसके अंदर हम। और जो हमारी डिस्टल कार्पल बोन्स होती है, दैट इज ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड हैममेट। तो इनके बीच में जो जॉइंट बनता है वो हमारा क्या होता है, मिड कार्पल जॉइंट मेनली होता है। तो अभी अगर हम बात करते हैं मिड कार्पल जॉइंट की, तो मेनली यहाँ पे कॉनकेव कॉन्वेक्स होता है ये जॉइंट, ठीक है। और फंक्शनल जॉइंट होता है, ये एक अनाटमिकल जॉइंट हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इतनी ज़्यादा जो एक अनाटमिकल जॉइंट की जो नीड्स होती है वो ये पूरी नहीं करता। देन इसके बाद हम लिगामेंट्स की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे लिगामेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो लिगामेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे दो टाइप के लिगामेंट देखने को मिलते हैं, एक तो वोलर लिगामेंट और एक होता है डोर्सल लिगामेंट। तो जो वोलर लिगामेंट्स होते हैं, वोलर लिगामेंट्स मेनली कौन से होते हैं, जो हमारे आगे की तरफ पाए जाते हैं, जो कि हमारी पाम है, पाम की तरफ जो लिगामेंट्स पाए जाते हैं आगे की तरफ, वो हमारे वोलर लिगामेंट्स होते हैं। और जो हमारे डिस्टल पीछे की तरफ पाए जाते हैं डोर्सल साइड में, वो हमारे डोर्सल लिगामेंट्स होते हैं। तो जो हमारे वोलर लिगामेंट्स होते हैं, वोलर लिगामेंट्स को फर्दर हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया, दैट इज एक्सट्रिंसिक वोलर लिगामेंट्स एंड इंट्रिंसिक वोलर लिगामेंट्स। अब एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक जो वोलर लिगामेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, जो एक्सट्रिंसिक वोलर लिगामेंट्स होते हैं इनमें डिफरेंस क्या है, एक्सट्रिंसिक वोलर लिगामेंट्स बड़े होते हैं, इंट्रिंसिक वाले जो होते हैं वो छोटे होते हैं। जो एक्सट्रिंसिक वोलर लिगामेंट्स होते हैं ये वेस्कुलर सप्लाई होती है इनके पास, ये जो अपना नरिशमेंट होता है वो सारा वेस्कुलर ब्लड से लेते हैं, जबकि जो हमारे इंट्रिंसिक वोलर लिगामेंट्स होते हैं ये ब्लड से नहीं लेते। तो ये क्या होते हैं, ये वीक होते हैं, इनके ऊपर इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो हमारे एक्सट्रिंसिक लिगामेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इंट्रिंसिक लिगामेंट्स को। अगर हमारे एक्सट्रिंसिक लिगामेंट्स के ऊपर बाय चांस कोई भी दिक्कत हो जाती है, ठीक है, तो हमारे जो इंट्रिंसिक लिगामेंट्स होते हैं उन पे इंजरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक्सट्रिंसिक लिगामेंट जो होते हैं वो मेनली प्रोटेक्ट करते हैं इंट्रिंसिक को इंजरी से, और एक्सट्रिंसिक वेस्कुलर सप्लाई के थ्रू अपना नरिशमेंट लेते हैं, जबकि जो इंट्रिंसिक लिगामेंट्स होते हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं करते। देन हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे जो एक्सट्रिंसिक वोलर लिगामेंट्स होते हैं
ये हमारे फर्स्ट जो लिगामेंट आता है रेडियो कार्पल लिगामेंट, मतलब जो हमारे रेडियस और कार्पल के बीच में जो लिगामेंट होते हैं वो। तो ये मेनली हमारे 3 टाइप के होते हैं, दैट इज रेडियो स्कैफोकैपिटेट लिगामेंट, रेडियो स्कैफोल्यूनेट लिगामेंट एंड रेडियो अल्नो ट्राइकोटर लिगामेंट। ये आपको बड़े बड़े नाम लग रहे होंगे। तो इनके अगर हम निमोनिक की बात करते हैं तो इनका निमोनिक क्या होगा, आर फॉर रोजर, एस फॉर सेल्स एंड सी फॉर कुकीज। तो रेडियो कार्पल लिगामेंट्स में जो पहला कार्पल है रोजर सेल्स कुकीज, ठीक है। रेडियो कार्पल लिगामेंट में आप पहला कौन सा कर सकते हो, रोजर सेल्स कुकीज। देन हमारा रेडियो स्कैफोल्यूनेट जो लिगामेंट होता है इसके अंदर रोजर सेल्स लैम्प, तो RSL। तो पहला गया रेडियो स्कैफोकैपिटेट लिगामेंट, रोजर सेल्स कुकीज, तो रेडियो स्कैफोकैपिटेट। देन रोजर सेल्स लैम्प, तो रेडियो स्कैफोल्यूनेट लिगामेंट। देन जो हमारा थर्ड लिगामेंट होता है वो होता है रेडियो ल्यूनो ट्राइकोडर लिगामेंट। यहाँ पे ये जो अल्नो है, अल्नो की जगह यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा ल्यूनो। तो जो थर्ड होता है, थर्ड हमारा क्या होता है, ल्यूनो, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड होता है ल्यूनो, रेडियो ल्यूनो ट्राइकोडर लिगामेंट। तो इसका हम कह सकते हैं रोजर लव्स टी। तो इसका मतलब हमारे जो रेडियो कार्पल लिगामेंट, जो हमारे सबसे पहले हमने जो लिगामेंट है, लिगामेंट्स को 2 टाइप में क्लासिफाई कर दिया, दैट इज वोलार लिगामेंट एंड डोर्सल लिगामेंट। जो वोलार लिगामेंट होते हैं वो हमारे आगे की साइड होते हैं और जो डोर्सल लिगामेंट होते हैं वो हमारे पीछे की साइड होते हैं। तो जो हमारे वोलार लिगामेंट्स होते हैं इसको हम फर्दर 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं, दैट इज एक्सट्रिंसिक लिगामेंट एंड इंट्रिंसिक लिगामेंट। अब जो हमारे एक्सट्रिंसिक लिगामेंट्स होते हैं इसके अंदर जो पहले लिगामेंट्स होते हैं वो होते हैं रेडियो कार्पल लिगामेंट। जो हमारे रेडियो कार्पल लिगामेंट होते हैं इसको हमने 3 टाइप में क्लासिफाई कर दिया, दैट इज रोजर सेल्स कुकीज, रोजर सेल्स लैम्प एंड रोजर लव्स टी। तो इसका मतलब क्या है कि रेडियो स्कैफोकैपिटेट, रेडियो स्कैफोल्यूनेट एंड रेडियो ल्यूनो ट्राइकोटरल जो लिगामेंट है ये मेनली इसके अंदर हमारे इंक्लूड होते हैं। देन हमारा जो सेकंड एक्सट्रिंसिक लिगामेंट पाया जाता है वो होता है अल्नो कार्पल लिगामेंट। जो अल्नो कार्पल लिगामेंट होता है यहाँ पे मेनली 2 लिगामेंट देखने को मिलते हैं, एक होता है अल्नो ल्यूनेट लिगामेंट और एक होता है अल्नो कोलेटरल लिगामेंट। साथ साथ में जो हमारा रेडियो कार्पल लिगामेंट है इनके अंदर भी, इसके अंदर भी हमारा एक रेडियल कोलेटरल लिगामेंट हमें देखने को मिलता है। तो रेडियो कार्पल लिगामेंट में 4 लिगामेंट। देन हमारा जो अल्नो कार्पल लिगामेंट होता है इसके अंदर हमारा अल्नर कोलेटरल लिगामेंट एंड अल्नो ल्यूनेट लिगामेंट मेनली देखने को मिलता है। तो अगर हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहें आपको, तो जो ये वाला लिगामेंट है, दिस वन, ये यहाँ से सीधा जा रहा है, तो ये हमारा क्या होता है रेडियो ट्राइकोडरल लिगामेंट। ये ट्राइकोडरल से डायरेक्ट अटैच होता है, ठीक है। अगर आपको इसके थ्रू दिखाएं यहाँ पे, तो ये रेडियल साइड में जो ये वाला लिगामेंट है ये हमारा कौन सा है, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है। देन जो हमारा ये वाला लिगामेंट है ये है रेडियो स्कैफोकैपिटेट लिगामेंट, क्योंकि ये क्या होता है रेडियस से स्टार्ट होता है, देन ये स्कैफोइड को क्रॉस करता है और फिर कैपिटेट तक जाता है। तो ये हमारा कौन सा है, रेडियो स्कैफोकैपिटेट लिगामेंट। देन हमारा इसके बाद में अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा कौन सा होता है, रेडियो स्कैफोल्यूनेट लिगामेंट। रेडियस स्टार्ट होकर स्कैफोइड को क्रॉस करके ल्यूनेट पे जाता है ये। तो ये मेनली हमारे डिफरेंट टाइप के मेनली लिगामेंट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। देन हमारा इसके बाद में आता है इंट्रिंसिक लिगामेंट, जो कि वो जो हमारा वोलर साइड होती है, वोलर साइड पे ही हमारे जो और लिगामेंट्स पाए जाते हैं वो होते हैं इंट्रिंसिक लिगामेंट्स। तो इंट्रिंसिक लिगामेंट्स मेनली हमारे क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्कैफोल्यूनेट लिगामेंट और एक पहला कौन सा स्कैफोल्यूनेट लिगामेंट और जो दूसरा होता है ल्यूनो ट्राइकोटर लिगामेंट। जो हमारा स्कैफोल्यूनेट लिगामेंट है वो मेनली स्कैफोइड की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। और जो ल्यूनो ट्राइकोटर लिगामेंट है वो मेनली जो ल्यूनेट होते हैं, ल्यूनेट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और जो ल्यूनेट और जो ट्राइकोटरल बोन होते हैं ये दोनों आपस में फ्रेंड्स या फिर आपस में ब्रदर्स होते हैं। ये दोनों जो भी काम करते हैं सब एक साथ काम करते हैं, ल्यूनेट और जो ट्राइकोटरल होता है। तो जो हमारी 4 बोन्स स्कैफोइड, ल्यूनेट, ट्राइकोटरल और पीसीफोम, तो ये मेनली हमने यहाँ पे काफी अच्छे से इसको डिस्कस कर लिया। देन हम इसके बाद में बात करते हैं डोर्सल लिगामेंट्स। डोर्सल लिगामेंट्स जो कि हाथ के पीछे वाली साइड होते हैं। तो पीछे वाली साइड डोर्सल साइड में हमारे मेनली 2 ही लिगामेंट्स देखने को मिलते हैं, दैट इज डोर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट एंड डोर्सल इंटर कार्पल लिगामेंट। डोर्सल साइड में हमारे कौन कौन से 2 लिगामेंट्स होते हैं, पहला होता है डोर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट जो कि रेडियस और कार्पल के बीच में बन रहे हैं, और दूसरा होता है डोर्सल इंटर कार्पल लिगामेंट जो कि 2 कार्पल्स के बीच में बन रहे हैं। तो जो डोर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट होता है ये मेनली ओब्लीक होता है शेप के अंदर, और जो डोर्सल इंटर कार्पल लिगामेंट होता है ये हॉरिजॉन्टल होता है। और अब हमारा यहाँ बात करें तो जो हमारे वोलार लिगामेंट्स होते हैं ये एक्सटेंशन को मेनली रेस्ट्रिक्ट करने में हेल्प करते हैं, और जो डोर्सल लिगामेंट होते हैं ये मेनली हमारी फ्लेक्शन को रेस्ट्रिक्ट करने में क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लिगामेंट्स अगर एक बार हम फर्दर से रिवाइज करें तो जो लिगामेंट्स होते हैं इसको हमने 2 टाइप में क्लासिफाई कर दिया, दैट इज वोलार लिगामेंट्स एंड डोर्सल लिगामेंट्स। अब जो हमारे वोलार लिगामेंट्स होते हैं, वोलार लिगामेंट्स को हमने फर्दर 2 टाइप में डिवाइड कर दिया, दैट इज एक्सट्रिंसिक लिगामेंट्स एंड इंट्रिंसिक लिगामेंट्स। जो हमारे एक्सट्रिंसिक लिगामेंट्स होते हैं इनके पास में एक अच्छी वैस्कुलर सप्लाई देखने को मिलती है। ये फर्दर हमारे 2 टाइप में डिवाइड होते हैं,
दैट इज रेडियो कार्पल लिगामेंट एंड अल्नो कार्पल लिगामेंट। जो हमारे रेडियो कार्पल लिगामेंट्स होते हैं ये फर्दर 4 टाइप के होते हैं, दैट इज रेडियो स्कैफोकैपिटेट लिगामेंट, रेडियो स्कैफोल्यूनेट लिगामेंट, रेडियो अल्नो ट्राइकोटर लिगामेंट एंड रेडियो कोलेक्टर लिगामेंट। रेडियो जैसे कि रोजर सेल्स कुकीज, रोजर सेल्स लैम्प्स एंड रोजर लव्स टी, तो वो रेडियो ल्यूनो ट्राइकोटर लिगामेंट है मेनली। देन हमारा अल्नो कार्पल लिगामेंट, तो ये मेनली हमारे 2 टाइप के होते हैं, दैट इज अल्नो ल्यूनेट लिगामेंट एंड अल्नर कोलेक्टर लिगामेंट। देन हमारे इसके बाद में इंट्रिंसिक लिगामेंट, इंट्रिंसिक जो लिगामेंट्स होते हैं वो मेनली हमारे फर्दर 2 टाइप के होते हैं, दैट इज स्कैफोल्यूनेट लिगामेंट एंड ल्यूनो ट्राइकोटर लिगामेंट। जो स्कैफोल्यूनेट लिगामेंट होता है वो स्कैफोइड की स्टेबिलिटी में हेल्प करता है, और जो ल्यूनो ट्राइकोटर लिगामेंट होता है वो ल्यूनेट की स्टेबिलिटी में क्या है, काफी ज्यादा हेल्प करता है। देन हमारे यहाँ पे डोर्सल लिगामेंट्स आते हैं, तो जो डोर्सल लिगामेंट्स होते हैं ये हमारे फर्दर 2 टाइप में क्लासिफाई हो जाते हैं, दैट इज डोर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट एंड डोर्सल इंटरकार्पल लिगामेंट। तो जो हमारे डोर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट होते हैं रेडियस और कार्पल के बीच में देखने को मिलता है, और जो डोर्सल इंटरकार्पल लिगामेंट्स होते हैं ये हमारे कार्पल बोन्स के बीच में मेनली देखने को मिलता है। देन हम यहाँ पे काइनेमेटिक्स की बात करते हैं, जो मेन बायोमैकेनिक्स है कि हमारी कोई भी मूवमेंट हो रही है वो हो कैसे रही है, तो हम अभी बात करेंगे रिस्ट काइनेमेटिक्स की। तो जो रिस्ट काइनेमेटिक्स होती है इसके लिए सबसे पहले हमें सेंटर ऑफ रोटेशन पता होना चाहिए। सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है, मतलब कोई भी मूवमेंट अगर हो रही है तो वहां पे वो मूवमेंट किस पॉइंट के साथ में हो रही है, कौन सा पॉइंट सेंटर है, किसके एक्सिस के साथ में हो रही है। तो जो हमारी रिस्ट है या फिर जो अपर लिम्ब है, यहाँ पे जो हमारी रिस्ट के लिए जो सेंटर ऑफ रोटेशन का काम करती है वो कैपिटेट काम करती है। शी लुक्स टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर। जो हमारी डिस्टल कार्पल बोन्स होती है इसके अंदर जो सी कैपिटेट होती है वो मेनली हमारी रिस्ट के लिए सेंटर ऑफ रोटेशन का काम करती है, और एंकल के लिए जो हमारी सेंटर ऑफ रोटेशन का काम करती है वो नेविकल करती है। तो रिस्ट के लिए हमारी कैपिटेट हेल्प करती है और एंकल के लिए जो हमारी सेंटर ऑफ रोटेशन में हेल्प करती है वो नेविकल होती है। देन अगर हम बात करते हैं अब डिफरेंट मूवमेंट्स की कि वो होती कैसे है एग्जैक्टली, हम बात करते हैं फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन की। फ्लेक्शन, दिस इज फ्लेक्शन एंड दिस इज एक्सटेंशन। तो रिस्ट पे हमारी ये पहली मूवमेंट होती है बाई एक्सियल, तो दैट इज फ्लेक्शन एक्सटेंशन एंड रेडियल एंड अल्नर डायमेंशन। फ्लेक्शन एक्सटेंशन मेनली सैजिटल प्लेन एंड कोरोनल एक्सिस के अंदर देखने को मिलती है। अब अगर हम सबसे पहले बात करते हैं हम क्या कर रहे हैं, फ्लेक्शन से एक्सटेंशन में जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले फ्लेक्शन से एक्सटेंशन तक जाते हैं, देन हम एक्सटेंशन से फ्लेक्शन तक जाते हैं, ठीक है। पहले हम कहाँ तक जा रहे हैं, फ्लेक्शन से एक्सटेंशन। मतलब ये हमारा फ्लेक्शन है, फ्लेक्शन से टुवर्ड्स एक्सटेंशन जा रहे हैं। अब फ्लेक्शन था, अब मैं धीरे धीरे एक्सटेंशन तक जा रहा हूँ। एक्सटेंशन तक अब मैं न्यूट्रल आ गया, ठीक है। तो जब तक मैं अब न्यूट्रल आया हूँ तो मेरी मूवमेंट मैंने स्टार्ट करी है, उस टाइम पे क्या है जो मेरे डिस्टल कार्पल्स है, जो मेरी क्या है डिस्टल कार्पल्स है, और एक हमारा जो मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट है। कौन कौन सा, जो हमारी डिस्टल कार्पल्स और मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट, ये मेनली क्या है आपस में साथ में मिलकर काम करता है। इसके अंदर हमारी प्रोक्सिमल जो कार्पल्स होती है उनकी मूवमेंट मेनली नहीं होती, मेनली डिस्टल कार्पल की ही मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। जब एक बार मैं न्यूट्रल पर आ गया, न्यूट्रल पर आने के बाद में क्या होता है, जो मेरा स्कैफोकैपिटेट लिगामेंट है, स्कैफोइड और कैपिटेट के बीच में जो लिगामेंट होता है वो टाइट हो जाता है, और स्कैफोइड और कैपिटेट मेनली एक साथ काम करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो स्कैफोइड और कैपिटेट, स्कैफोइड मेनली हमारा कौन से है, स्कैफोइड प्रोक्सिमल कार्पल बोन है। तो यहाँ पे क्या है, जब मैं न्यूट्रल से स्टार्ट करूंगा तो हमारी प्रोक्सिमल कार्पल बोन्स पे भी थोड़ी थोड़ी मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो स्कैफोकैपिटेट लिगामेंट होता है वो टाइट होना स्टार्ट हो जाता है, वो एक क्लोज बैक पोजीशन में आता है, और वहाँ पे हमारी स्कैफोइड की मूवमेंट होनी भी स्टार्ट हो जाती है। जब मैं एक बार 45 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन तक चला गया तो 45 डिग्री पे आने के बाद में क्या होता है, जो हमारा ल्यूनेट और ट्राइकोड्रम है वो भी टाइट हो जाता है। तो वो टाइट हो गया, तो मैंने आपको पहले ही बताया था ल्यूनेट और ट्राइकोड्रम तो क्या है, आपस में ब्रदर्स है, तो ये आपस में काफी अच्छी मूवमेंट्स करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब 45 डिग्री पे क्या होता है, जो हमारे स्कैफोल्यूनेट लिगामेंट होता है वो टाइट हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है 45 डिग्री तक तो क्या होता है, जो हमारी जितनी भी डिस्टल कार्पल बोन्स होती है वो ल्यूनेट और ट्राइकोड्रम पे मूव कर रही है। क्यों, क्योंकि स्कैफोइड तो कैपिटेट के साथ में मूव कर ही रही है। स्टेबल कौन सी, ल्यूनेट और ट्राइकोड्रम स्टेबल है हमारी यहाँ पे। तो 45 डिग्री तक जितनी भी हमारी बोन्स होती है वो ल्यूनेट और ट्राइकोड्रम के ऊपर मूव कर रही होती है। अब एक बार मैं 45 डिग्री ऑफ रिस्ट एक्सटेंशन में पहुंच गया तो जो स्कैफोइड और ल्यूनेट है इन दोनों के बीच में जो लिगामेंट है दैट इज स्कैफोल्यूनेट लिगामेंट। स्कैफोल्यूनेट लिगामेंट मेनली टाइट हो जाता है। अब ल्यूनेट और ट्राइकोड्रम तो आपस में ब्रदर्स है, तो जो जहां पे ल्यूनेट की मूवमेंट होगी वहीं पे हमारी ट्राइकोड्रम की भी जो मूवमेंट है वो देखने को मिलेगी। तो स्कैफोइड, ल्यूनेट, ट्राइकोड्रम और पीसीफॉर्म ट्राइकोड्रम से अटैच है, तो पीसीफॉर्म मतलब अब 45 डिग्रीज एक्सटेंशन के बाद में हमारी डिस्टल के साथ में जितनी भी हमारी प्रोक्सिमल कार्पल बोन्स होती है वो भी कंप्लीट मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है। तो ये हमारा फ्लेक्शन टू एक्सटेंशन का मेनली काइनेमेटिक्स है। इसको एक बार अच्छे से वापस से डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हम हमारी फ्लेक्शन से एक्सटेंशन की तरफ जा रहे होंगे तो जैसे ही मैंने फ्लेक्शन से गया, मैं न्यूट्रल पोजिशन तक आया, तो यहाँ इस रेंज में मतलब जब मैंने स्टार्ट की और मैं न्यूट्रल पोजिशन में आया,
इस रेंज के बीच में क्या हुआ, जो मेरी डिस्टल कार्पल बोन्स है, डिस्टल कार्पल बोन्स और जो हमारा मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट है वो ही मेनली क्या है हमारा मूव कर पा रहा है। ठीक है, हमारी जो प्रोक्सिमल कार्पल बोन्स होती है इसकी यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं होती। अब जब मैं न्यूट्रल पोजीशन पे आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, जो मेरी स्कैफोइड और कैपिटेट है, स्कैफोइड और कैपिटेट का जो लिगामेंट है स्कैफो कैपिटेट लिगामेंट वो टाइट हो गया। अब इसके टाइट होने की वजह से क्या है, मेरी डिस्टल कार्पल्स तो पहले ही मूव कर रही थी, अब इस लिगामेंट के टाइट होने की वजह से साथ साथ में स्कैफोइड भी मूव करेगी। अब जब मैं न्यूट्रल से 45 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन तक जाऊंगा तो उसके अंदर मेरी डिस्टल कार्पल्स और स्कैफोइड एक साथ में मूव करेगी और जो मेरी लुनेट और ट्राइकोड्रम है वो वहां पे स्टेबल रहेगी। तो सारी कार्पल बोन्स मेनली लुनेट और ट्राइकोड्रम पे ही मूव करेगी। अब एक बार मैं 45 डिग्रीज ऑफ रिस्ट एक्सटेंशन तक पहुंच गया। 45 डिग्रीज ऑफ रिस्ट एक्सटेंशन तक पहुंचने के बाद क्या है, जो मेरा स्कैफोइड और ल्यूनेट के बीच में जो लिगामेंट होता है दैट इज स्कैफोल्यूनेट लिगामेंट, स्कैफोल्यूनेट लिगामेंट टाइट हो जाता है। अब स्कैफोल्यूनेट लिगामेंट टाइट हो गया तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ल्यूनेट और जो हमारा ट्राइकोड्रम है वो मेनली क्या है, वो हमारे ब्रदर्स है। तो ल्यूनेट जहां पे मूव करेगा ट्राइकोड्रम भी वही मूव करेगा। तो क्या हुआ कि जो हमारा स्कैफोइड तो पहले से ही मूव कर रहा था क्योंकि कैपिटेट के साथ में वो जो लिगामेंट है वो टाइट था। अब स्कैफोइड मूव कर रहा है तो स्कैफोल्यूनेट लिगामेंट टाइट है तो स्कैफोइड के साथ में ल्यूनेट भी मूव करेगा। ल्यूनेट और ट्राइकोड्रम एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ल्यूनेट के साथ में ट्राइकोड्रम भी मूव करेगी और ट्राइकोड्रम के साथ में पिसिफॉर्म अटैच है तो पिसिफॉर्म भी मूव करेगी। तो हमारे यहाँ पे जो प्रोक्सिमल और डिस्टल जितनी भी कार्पल बोन्स होती है वो सारी फिर कंप्लीट एक्सटेंशन कराने में हेल्प करती है। तो इसका वाइस वर्सा सेम अपोजिट हमारा क्या होता है, एक्सटेंशन टू फ्लेक्शन भी मेनली हमें देखने को मिलता है। देन हम बात करते हैं अल्नार एंड रेडियल डेविएशन की। अल्नार एंड रेडियल डेविएशन मेनली क्या होता है, अब अल्नार डेविएशन एंड दिस इज अ रेडियल डेविएशन। तो रेडियल डेविएशन मेनली क्या होता है, जब हम थंब की साइड में हमारे इसको ऐसे थंब की साइड में लेके आते हैं तो रेडियल डेविएशन, एंड हम लिटिल फिंगर की साइड में लेके जाएं तो वो हमारा होता है अल्नार डेविएशन। पहले हम बात करते हैं रेडियल डेविएशन की। रेडियल डेविएशन में मेनली क्या होता है, जो जिस भी साइड की हम डेविएशन करेंगे जो हमारी डिस्टल कार्पल बोन्स होती है वो उसी साइड में मूव करेगी और जो प्रोक्सिमल कार्पल बोन्स होती है वो उसके अपोजिट साइड में मूव करेगी। जैसे कि हम कर रहे हैं रेडियल डेविएशन, रेडियल डेविएशन करेंगे तो इसके अंदर जो हमारी प्रोक्सिमल रेडियल बोन्स होगी, कौन सी, जो हमारी प्रोक्सिमल कार्पल्स होती है वो मेनली रेडियल साइड में ही डेविएट कर जाती है। जबकि जो हमारी जब हम रेडियल डेविएशन करते हैं तो जो हमारी डिस्टल रेडियस की बोन्स होती है वो उसी साइड में डेविएट कर जाती है और जो प्रोक्सिमल रेडियस की बोन्स होती है वो उसके अपोजिट साइड में डेविएट कर जाती है। मतलब अगर हम यहाँ पे रेडियल डेविएशन कर रहे हैं तो जो हमारी डिस्टल कार्पल्स होती है वो मेनली रेडियली डेविएट करती है, जबकि जो प्रोक्सिमल कार्पल्स होती है वो अल्नार डेविएशन करती है। प्रोक्सिमल में कौन सी, स्कैफोइड, ल्यूनेट, ट्राइकोड्रम एंड पिसिफॉर्म वगैरह ये हमारी क्या करती है, अल्नार डेविएट करती है। और जो हमारी डिस्टल होती है वो हमारी क्या होती है, जिस डायरेक्शन में डेविएशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में मेनली क्या होती है, डेविएट कर जाती है। डी फॉर डिस्टल, डी फॉर डेविएशन, तो जिस डायरेक्शन में डेविएशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में हमारी जो डिस्टल कार्पल बोन्स होती है वो डेविएट कर जाती है, जबकि जो प्रोक्सिमल कार्पल बोन्स होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में डेविएट करती है। अब जब हम रेडियल डेविएशन कर रहे होते हैं तो जो हमारी प्रोक्सिमल कार्पल बोन्स होती है वो अल्नार डेविएट करती है, साथ साथ में वहां पे फ्लेक्शन मूवमेंट होती है। जबकि जो डिस्टल कार्पल्स होती है वो हमारी रेडियली डेविएट करती है और साथ साथ में वहां पे हमें एक्सटेंशन मूवमेंट भी देखने को मिलती है। और इसी का उल्टा जो होता है वो हमारे अल्नार डेविएशन के अंदर होता है। मतलब जब भी हम रेडियल डेविएशन कर रहे हैं तो जो हमारी डिस्टल कार्पल बोन्स होती है वो हमारी रेडियली डेविएट करती है एंड एक्सटेंशन मूवमेंट में जाती है, और जो हमारी प्रोक्सिमल कार्पल बोन्स होती है वो हमारी अल्नार डेविएट करती है एंड फ्लेक्शन मूवमेंट के अंदर चली जाती है। देन हम बात करते हैं जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन होती है, जो हमारी फ्लेक्शन होती है, दैट इज ये जो हमारी फ्लेक्शन है ये 90 डिग्री मेनली नॉर्मल होती है। एक्सटेंशन हमारी 80 टू 90 डिग्री देखने को मिल सकती है। देन अल्नार डेविएशन हमेशा ज्यादा होती है रेडियल डेविएशन से, तो जो अल्नार डेविएशन होती है 40 डिग्रीज होती है और जो रेडियल डेविएशन होती है मेनली 20 डिग्रीज होती है। अब यहाँ पे अल्नार डेविएशन देखिए डबल ही है रेडियल डेविएशन से, तो अल्नार डेविएशन ज्यादा क्यों है, मैंने आपको बताया था जो पिसिफॉर्म होती है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नार इसकी मोमेंटम इंक्रीज कर देती है तो वहां पे फोर्स जनरेशन ज्यादा हो पाता है। उसकी वजह से क्या होता है, उस मोमेंटम इंक्रीज होने की वजह से, उस पुली की वजह से हमारी जो अल्नार डेविएशन होती है वो ज्यादा हो जाती है। और अल्नार डेविएशन मेनली हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर भी काफी ज्यादा एक्टिविटीज करती है। जैसे हमें किसी चीज पे ऐसे मारना हो, ठीक है, कील वगैरह पे हम हथौड़ा मारते हैं तो उसके अंदर हमारी मेनली जो होती है अल्नार डेविएशन मेनली क्या होती है, काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। देन हम बात करते हैं यहाँ पे जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं, जैसे कि हमारा न्यूट्रल पोजीशन है, मेरा ये न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल में मेरी सारी मूवमेंट अच्छे से हो पा रही है।
एक बार मैं मेरी रिस्ट को एक्सटेंशन में ले गया कंप्लीट। अब एक्सटेंशन में अगर मैं अल्नार रेडियल डेविएशन वगैरह करने की ट्राई करूंगा तो वो नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जब मैं मेरी रिस्ट को एक्सटेंशन में लेके जाता हूँ तो यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारे क्लोज पैक हो जाते हैं। अब क्लोज पैक होने की वजह से उनके अंदर मूवमेंट ही नहीं हो पाती। तो एक्सटेंशन के अंदर क्या होता है कि मेरी जो अल्नार और रेडियल डेविएशन है वो नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ पे क्लोज पैक पोजीशन बन जाती है। अब अगर मैं यही फ्लेक्शन के अंदर लेके जाऊँ तो फ्लेक्शन में क्या होता है, फ्लेक्शन में वो सारे ऐसे स्लेइंग हो जाती है, मतलब ऐसे सारे से दूर दूर हो जाते हैं, स्प्लेइंग हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा ही लूज बैक पोजीशन हो जाती है। तो उसकी वजह से फ्लेक्शन में भी जो हमारी अल्नर एंड रेडियल डेविएशन है वो मूवमेंट्स नहीं हो पाती है। अगर जब भी हम कोई सर्जरी वगैरह कर रहे होते हैं, जो हमारी ऑप्टिमल फंक्शनल पोजीशन होती है हैंड की, वो मेनली एक्सटेंशन एंड अल्नर डेविएशन ही होती है। तो न्यूट्रल में तो हमारी मूवमेंट हो जाती है, पर एक्सटेंशन में सारे क्लोज बैक पोजीशन में चले जाते हैं जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं हो पाती। फ्लेक्शन के अंदर सारी स्प्लेइंग में चले जाते हैं जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं हो पाती। और जो हमारी ऑप्टिमल फंक्शनल पोजीशन है वो एक्सटेंशन एंड अल्नर डेविएशन में थोड़ी बहुत देखने को मिलती है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू मेक देम लर्न। थैंक यू।